विद्यार्थियों, रीट में अपनी नौकरी पक्की करने के लिए 15 से 17 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन करवाइए वीजे एजुकेशन ऐप पर, जहां रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के संपूर्ण कोर्स के लिए लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है 18 अगस्त से। बैच का नाम है फाइनल रिवीजन विद एमसीक्यू, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के पहले व्याख्या की जाएगी, फिर उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को धुआंधार तरीके से हल करवाया जाएगा और संपूर्ण कोर्स को 180 घंटे में पूरा किया जाएगा। और उसके बाद यही कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस में तब्दील होकर आपके पास परीक्षा तक रहेगा। तो याद रखिए, 18 अगस्त से प्रारंभ होने वाले बैच का रजिस्ट्रेशन केवल 3 दिन ही होगा, 15, 16, 17 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9587305306 और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप। धन्यवाद। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ बीजे के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। सभी का स्वागत है निधि की विधियों में। और जैसा कि क्षमा प्रार्थी हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गए। सर ने क्लास जितनी, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, आपको मैं बता दूं, मैं हमेशा टाइम से ही आ जाती हूं, बट एक्चुअली सर छोड़ते हैं, दूसरी क्लास स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा 5-1 मिनट लगती ही हैं दूसरी क्लास स्टार्ट होने में। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं वक्त पे ही आती हूँ दीपक कुमार जी, और मैं इवन 7:50 पे यहाँ पर आ गई थी, बट सर ने क्लास छोड़ी, कविया सर ने, उनके बाद मेरी क्लास आई, तो वो एडजस्ट करने में टाइम लगता ही है। ऐसा नहीं है, हमें आपके टाइम की बहुत बहुत कदर है, और मुझसे ज़्यादा तो टाइम की अहमियत कौन जानता होगा। पर कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास के लिए। गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास के अंतर्गत, जहां हम आपके लेके आए हैं निधि की विधियां, और देखते हैं क्या कुछ नया है आज की क्लास के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों आज की क्लास को। फटाफट से देखते हैं, थोड़े अच्छे प्रश्न लेके आने की कोशिश की है मैंने। आशा करती हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। गुब्बारे पर कागज की टिकिया लगाकर, कोई भी गुब्बारा है और उस गुब्बारे पर कागज की टिकिया लगाकर किस प्रयोग हेतु आशु रचित उपकरण तैयार किया जाता है? आशु रचित, ठीक है। तो ब्रह्मांड के प्रसारण हेतु, वर्षा मापी यंत्र हेतु, सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु, इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का आंसर दीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और गजब का प्रश्न है, लेकिन लाइक और शेयर आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और पहले प्रश्न का आंसर बताएं बच्चों। देखो एक्चुअली मेरे पास गुब्बारा तो है नहीं है, एक गुब्बारा है, गुब्बारे पर कागज की टिकिया लगा दी। ये जैसे कि मान लीजिए ये गुब्बारा था, ठीक है, ये गुब्बारा था इस तरह से, और इस पर मैंने क्या किया कि ये कागज की मैंने क्या लगा दी, टिकिया लगा दी इस तरह से। अब बताओ आशु रचित, आशु रचित होता है, आशु माने शीघ्र, आप फटाफट से जिसका क्या कर सके, निर्माण कर सके, वो होता है आशु रचित। तो बताइए जो इस तरह से मैंने ये टिकिया लगा दी, तो मैं किसके लिए बता रही हूँ? ब्रह्मांड के प्रसारण हेतु। अगर प्रसारण होता तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। वर्षा मापी हेतु, वर्षा के लिए ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण के, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा, सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु। अब ये जो गुब्बारा है आपका सूर्य हो गया, और ये जो टिकिया है, ये टिकिया क्या हो गई आपके, ये जो छाया पड़ती है ना बादलों वाली, जो सूर्य ग्रहण जिसे आप कहते हैं वो आता है ना, उसके पृथ्वी आ जाती है कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो ये करने के लिए सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु, ठीक है, इस तरह के आशु रचित उपकरण का आप प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को आप बता सकते हैं। शानदार है, बहुत ही प्यारा है, आप लोग मास्टर लोग बन जाइएगा तो इस तरह के प्रयोग आप कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको खुद को भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका आंसर सी होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया एकदम से सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए एक चीज बता देती हूं, कोई भी गलत कमेंट्स नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी गलत कमेंट्स आता है तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, पहली बात तो। और दूसरी ये बात है कि 26 तारीख को पेपर है, तो एक मैच्योर विद्यार्थियों की तरह अपना बिहेव रखें। यहाँ पर बेफालतू का अराजकता ना फैलाएं, वरना आप जानते हैं बच्चों की मैं कुछ भी आपको बोल सकती हूँ।
ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। ये कौन कह रहा है कि मैम ए होगा? कैसे ए होगा देख लेते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड के प्रसारण हेतु, ब्रह्मांड के प्रसारण हेतु हमें टिकिए की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है बच्चों में विज्ञान की समझ विकसित करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में विज्ञान की समझ विकसित हो जाए तो क्या करोगे? उन्हें प्रायोगिक कार्य करने के लिए बोलोगे, उन्हें प्रायोगिक कार्य करने से दूर रखा जाएगा, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं बच्चों यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर 2 होगा। उन्हें प्रायोगिक कार्य कराया जाए, जितना हो सके उन्हें प्रायोगिक यानी कि प्रयोग करके सिखाया जाए। विज्ञान के बारे में तो आप लोग जानते हैं, साइंस को सबसे ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है क्या करके? प्रयोग करके। और इसी कारण 11th-12th से हर जो भी सरकारी या जो बड़े विद्यालय वहां पर प्रयोगशालाएं मिलती है, लैब मिलती है। अगर लैब नहीं होंगी तो विज्ञान का और गणित का ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है कि उन्हें जितना हो सके उन्हें प्रायोगिक कार्य करवाना चाहिएगा। दूसरे में ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, आपके में ये इंक्वायरी मॉडल है। प्रेक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? पहला है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर ने, रिचर्ड सचमैन ने, शकमैन सचमैन एक ही बात है, और फिलेंडर ने, मॉरिसन ने। आंसर दीजिए बच्चों दूसरे में। तीसरे का आंसर क्या होगा? प्रेक्षा प्रतिमान, इंक्वायरी मॉडल का प्रतिमान जो आविष्कार है बच्चों किसने किया था? लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए बच्चों। L2 के हर बच्चे को प्रेक्षा प्रतिमान के बारे में मालूम होना चाहिए। ये L2 के लिए भी है, L2 के लिए है। ऐसे क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आ रही हूं कि बच्चा चाहे L1 का हो, चाहे L2 का, चाहे साइंस का हो, चाहे SS का हो, किसी का भी हो, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों रिचर्ड सकमैन। आपको पता ही है कि प्रेक्षा प्रतिमान यानी इंक्वायरी मॉडल के जो प्रतिपादक है वो माने जाते हैं कौन? रिचर्ड सकमैन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रिचर्ड सकमैन माने जाते हैं। इन्होंने, रिचर्ड सकमैन ने, ये भौतिक यानी कि हमारे फिजिक्स है ना, फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए सबसे पहले इंक्वायरी मॉडल का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। और इसका जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? एलियांस एक विश्वविद्यालय है, वहां पर सबसे पहले प्रेक्षा प्रतिमान को दिया गया था। और प्रेक्षा प्रतिमान जो अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिज्ञासा को उत्पन्न करते हुए, किसको? जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। साथ में ज्ञानात्मक कौशल यानी संज्ञानात्मक कौशल का क्या करते हैं? विकास करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रिचर्ड सकमैन होगा प्रेक्षा प्रतिमान। और आपके ये प्रेक्षा प्रतिमान उपमानों के अंतर्गत आएगा बच्चों। उत्प्लावकता का सिद्धांत किस विधि से पढ़ाएंगे? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत है, इसे हम किस विधि से पढ़ाएंगे? आगमन से पढ़ाएंगे, प्रयोग प्रदर्शन से पढ़ाएंगे, निगमन से पढ़ाएंगे, या प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाएंगे? बिल्कुल आशीष जी, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, डोंट वरी। हाँ जी रेखा जी, आप जो कह रही हैं सही है। यहाँ पर शैलेंद्र चौथे का 2 दे रहे हैं। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे लोगों, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना के बराबर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे आंसर नहीं मालूम है तो ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। 4वें पे पहुंच गए हैं, 4वें पे। बिल्कुल 4वें का जो आंसर होगा वो बी होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि। उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है आप उसे प्रयोग करके, क्या करके? खुद शिक्षक इसका क्या करेगा? प्रयोग करके। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमारी प्रदर्शन विधि है ना बच्चों, प्रदर्शन
प्रदर्शन विधि के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया प्रदर्शन विधि कौन सी विषय के लिए सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है, तो भैया बिल्कुल से बिल्कुल दिमाग के एक कोने में रख लेना कि ये सबसे ज्यादा उपयोगी है कौन सी विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए। कौन सी विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए। अब एक चीज और आप याद रखना, यहां पर प्रदर्शन विधि कभी भी बाल केंद्रित विधि नहीं होती है। प्रदर्शन विधि कैसी विधि है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। आशीष जी मैंने आपकी बात सुन ली है, अब भले मत कमेंट करना। देखिए ठीक है, तो यहां ये विधि कैसी है बच्चों, शिक्षक केंद्रित है। एक इस विधि से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका आंसर आप दीजिएगा, मैं आपसे ही पूछ रही हूं। ये जो प्रदर्शन विधि है, ये विधि महंगी है या सस्ती विधि के अंतर्गत आती है? ये खर्चीली विधि है या कम खर्चीली विधि है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। गुड इवनिंग, बिल्कुल नरेंद्र जी यहां पर बताओ। यहां पर तरुण जी ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली साइंस की है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि L1 वाला बच्चा अपने L1 का देख सकता है। L1 के लिए तो है ही, L1 के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो SS वालों से भी बिलोंग करते हैं। तो बताएं बच्चों, यहां पर मेरा प्रश्न है आप लोगों से प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन विधि महंगी विधि है या सस्ती विधि है, खर्चीली है या कम खर्चीली विधि है? सभी के आंसर आ रहे हैं, खर्चीली है, खर्चीली है, खर्चीली है, महंगी है, खर्चीली है, कॉस्टली है। वाह, अंग्रेजी तो हमारे बच्चों से सीखे कोई। कॉस्टली, वाह। गुड इवनिंग, चंदा बना दिया। चंदा का मतलब क्या, चंदा मैडम? महंगी, खर्चीली, महंगी। अब आपको बता दो, मुझे मालूम था, रुकिए, मुझे मालूम था ये चीज कि आप लोग ऑलमोस्ट बच्चे यही जानते हैं कि ये विधि कैसी है, महंगी विधि है। कैसी विधि है, महंगी विधि है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शन विधि है ये कैसी विधि के अंतर्गत आती है? ये कम खर्चीली विधि के अंतर्गत आती है। कैसी विधि के अंतर्गत आती है? कम खर्चीली विधि के अंतर्गत आती है। कैसे आती है, देखो भाई सुन लीजिए। आप लोगों को यूं महंगी लगी कि आप लोगों ने लेसन दिए थे, लेसन, एक मिनट आप लोगों ने लेसन दिए थे, तो आप लोगों ने क्या किया था कि मार्केट से आपने क्या किया, वो अपना मॉडल बनवा दिया और आपने लेसन दे दिया। ऐसे इसी वजह से आपको महंगी लगी ना। अरे भैया ऐसा नहीं है रे, एनसीटी जो साफ साफ कहती है, जो आपकी एनसीटी है ना, एनसीटी जो आपके बीएड और एसटीसी की मान्यता देती है, उसने अपने रूल्स में साफ साफ कहा है कि शिक्षक सहायक सामग्री हाथ से बनी होनी चाहिए, हस्त निर्मित होनी चाहिए। और जब हम लोग हाथ से बनी हुई सामग्री प्रयोग करते हैं, आशु रचित ऐसी बहुत सारी सामग्री हम प्रयोग करते हैं, तो भैया मेरे वो कैसी होती है, सस्ती होती है। अब ये तो उत्प्लावकता का है, ये अपने घर में थोड़ी सी देर से बन जाएगा, थोड़े से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो भैया ये जो विधि है ये सस्ती है, ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। 150 रुपए में काम हो जाता, ईबन, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो 10, 15, 20 रुपए में थर्माकोल पर चार्ट के माध्यम से आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हो। और मुझे मालूम था ऑलमोस्ट इसका जो आंसर देते हैं बच्चे वो गलत देते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन यहां से मैंने इंक्लूड कर लिया। ये एक बात और याद रखना भैया, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और शिक्षक केंद्रित विधि है तो इसमें एक चीज और कही गई है, इसमें कम से कम ऐसा होता है कि इसमें जो 30% बच्चे ही क्या रह पाते हैं, सक्रिय रह पाते हैं। ऑलमोस्ट 70% बच्चे कैसे रहते हैं, कई बार यहां पर निष्क्रिय देखे जाते हैं। और पूरा का पूरा जो कार्य कराता है वो कौन कराता है? शिक्षक कराता है। ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखना। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप
कॉल कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, शायद यहाँ बहुत सारा काम लग रहा है और मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने भी बुक ऑर्डर की है उनके लिए भेजी जा चुकी है। आप 1 या 2 दिन का इंतजार कीजिएगा, आपके लिए पास आ जाएगी पुष्पेंद्र जी। ठीक है, अब देखो प्रयोग प्रदर्शन विधि। अब मैं आपको बता दूं कि विज्ञान में, साइंस में, और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कौन सी विधि का प्रयोग होता है? प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता है, जो कौन से शिक्षण सूत्र पे कार्य करती है? जो कार्य करती है मूर्त से अमूर्त की ओर। किस पे कार्य करती है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण की सूत्र की ओर कार्य करती है। तो ये सारी चीजें हमें यहां मालूम चल गई। प्रदर्शन 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं प्रयोग करके, एक आप मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और लिखित रूप से भी समझा सकते हैं। तो मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और लिखित रूप से भी समझा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत थी जो मैंने आपको समझा दी। याद रखिएगा, शिक्षक केंद्रित है और सस्ती विधि है, महंगी विधि नहीं है। और एक और चीज इसके बारे में जो खतरनाक चीज है वो ये है, इस विधि की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ये विधि प्रयोगशाला जो कार्य होते हैं उनको खत्म कर देती है। जो काम हम प्रयोगशाला में करने चाहिए थे, शिक्षकों ने कौन सी विधि से करा देता है? उनको प्रयोग प्रदर्शन विधि से करा देता है। और प्रयोगशाला में जब बच्चे करते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती हैं। आप दिनेश चंद्र पटेल जी जिनसे भी पढ़ाए उनसे कहिएगा अपने पढ़ाने में सुधार कर ले। ये विधि बिल्कुल भी महंगी नहीं है। और बाकी की मैंने जो कह दिया वो कह दिया, आप जिसका मानना चाहें, इट्स अप टू यू। अगला प्रश्न है, नील पत्र को जाना जाता है। मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि साइंस वाले पढ़े या L1 वाले बच्चे पढ़े, सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने यहां पर जोड़ा है। देखिए, नील पत्र को जाना जाता है, नील पत्र यानी ब्लू प्रिंट हम जिसे कहते हैं ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? द्विदिशा सूचक, त्रिदिशा सूचक, मूल्यांकन और मूल्यांकन परीक्षण। बच्चों 5वीं का आंसर बताएं फटाफट से। लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। हाँ, यहां पर जो आंसर होगा वो बी होगा। ये बी तो आंसर कोई दे ही नहीं रहा था। हाँ, ये नील पत्र में बी आंसर तो कोई दे ही नहीं रहा था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ तो आंसर सभी बच्चे सी दे रहे हैं। अरे भैया, जो नील पत्र होता है ना, नील पत्र, इस प्रश्न का आंसर आपने कैसे सी दे दिया? कैसे सी दे दिया? कैसे सी दे दिया? आई डोंट नो कैसे सी दे दिया आप लोगों ने। 26 को पेपर है आप लोगों का। कितनी बार कह दिया कि रटने पर बल ना दें, इसका प्रयोग करें। भेजा है, ईश्वर ने तुम्हें ये भेजा दिया है। जो ऊपर से भेजा था ना, तो ये साथ में भेज के देकर भेजा था, उसका प्रयोग कीजिए ना। है यहाँ पर मूल्यांकन सबको पता है। ब्लू प्रिंट कैसा होता है? त्रिदिशा सूचक होता है। त्रिदिशा सूचक होता है रे, त्रिदिशा सूचक होता है। और 3 दिशा की बात करें तो भैया, एक तो उद्देश्यों पर आधारित इकाई बनती है इसमें, एक प्रश्नों वाली बनती है, ठीक है, एक इसमें इकाई वाली बनती है। ये 3 प्रकार की इसमें तालिकाएं बनती हैं। अब बताइए मुझे, ये तालिकाएं क्या बताती हैं? ये तालिकाएं क्या कराती हैं? ये तालिका बताती हैं कि मूल्यांकन यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र है वो कैसा होगा। मूल्यांकन यही बताती है कि हमारा प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो नील पत्र को किस नाम से जाना जाता है? त्रिदिशा सूचक चार्ट के नाम से जाना जाता है। ब्लू प्रिंट जिसे कहते हैं, ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। यहां पर जिन भी बच्चों ने 5वीं का आंसर सी दिया है वो मुझे यूं बता दें, इसका आंसर बताइए बी होगा। और आप मुझे बताइए कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए फटाफट से। नील पत्र किसका आईना होता है? बिल्कुल, बहुत बहुत, ये आईना होता है
जो हमारा ये जो पेपर लेते हैं ना, उस लेने वाले की नीतियों से अवगत कराने वाला, नीतियों से, यानी कि प्रतिबिंब होता है कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। लता मेहता नहीं, लीला मेहता, लीला मेहता। तो यहां पर जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया था तो भैया थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। कल तो आपको पता ही है कि कल मैं लाइव आने वाली हूं। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो सुबह उनकी कल शिक्षण विधियों की क्लास लगने वाली है, हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास लगने वाली है। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं कराया है, मैं फिर कह रही हूं करा लीजिए, कुछ में आपको नुकसान कुछ ही नहीं होने वाला है। उद्देश्य देखे जाते हैं कि कितने प्रकार के उद्देश्य होंगे। पहली चीज, प्रश्नों के लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक कितने प्रकार के प्रश्न होंगे। और अगला है आपके इकाइयां, पहली इकाई में से, दूसरी इकाई में से, तृतीय इकाई में से, ये सारी की सारी आएंगी। फिर एक बनती है समेकित तालिका, एक बनती है समेकित तालिका बाद में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। इस प्रश्न का अनएक्सपेक्टेड आंसर था आप लोगों के द्वारा, बिल्कुल। अभी जो बारी बारी आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं, फिर एक बार और थोड़ा सा बता देती हूं, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बता ही दिया कि भैया फाइनल रिवीजन बैच है ये, ठीक है, ये फाइनल रिवीजन बैच है। और बार बार आप लोग मेरे से फीस की पूछते हैं, तो 499 यानी 499 रुपए का ये आपके लिए बैच आ रहा है। 180 घंटे के लिए क्लासेस लगेंगी, है ना, और 30 दिन में आपको कंप्लीट कर देंगे। 18 से 18 सितंबर तक आप लोगों को क्या कर देंगे, बिल्कुल फ्री कर देंगे। और टॉपिक वाइज क्या होंगे बच्चे, MCQ होंगे टॉपिक वाइज। और ये याद रखना कि ये कल सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक ही चलेगा। और अगली बात है कि हमारे रजिस्ट्रेशन, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन के लिए, सुबह 6 बजे तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल आप लोग इसमें बिल्कुल भी मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप पेमेंट कर दोगे तुरंत आप एंटर हो जाओगे और कल से आप हमारी लाइव क्लास ऐप पर ही देख पाओगे। और हाँ, कल मेरी हिंदी की क्लासेस लगने वाली हैं, हिंदी की शिक्षण विधियों की लगने वाली हैं। तो भैया मेरे देर ना कीजिए, फटाफट से ये आप आज की आज ही करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का क्या अर्थ है? विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि है उसका, मेरी क्लास कल ही होगी, मॉर्निंग में ही क्लास होगी मेरी भी। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि है, अन्वेषण, ठीक है। नहीं, लाइव देखना जरूरी नहीं है। जिन भी बच्चों ने लिया है वो शायद रिकॉर्डेड रहेंगे और शायद आपके पेपर तक ही रिकॉर्डेड रहेंगे। अब ये मुझे नहीं पता ज्यादा तो, लेकिन शायद कुछ ऐसा है कि आप पेपर तक दे सकते हैं। हाँ रोहित, डिस्काउंट है, मैं साड़ी की दुकान खोल रखी है ना, जो डिस्काउंट है, ठीक है। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक खेलों एवं बालक सीखे, अध्यापक खोजें, बालकों को सिखाएं, बालक एवं अध्यापक दोनों खोज करें, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। बताएं बच्चों, छठवें का आंसर क्या होगा? वो बंद कीजिए, वो सारा, अब इधर आ जाइए, छठवें का आंसर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइए। हाँ जी पिंटू बन्ना जी, मैं भी आऊंगी वहां पर, लाइव आऊंगी कल मैं ऐप पर, बिल्कुल हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ में आएंगे कल। हाँ जी मीनू शुक्ला जी, बताएं आप क्या कहने वाले हैं? लाइव होगा, बिल्कुल लाइव होगा, आंसर दें यहां पर, बिल्कुल डी आंसर ही होगा। अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। देखो अन्वेषण विधि का नाम है खोज विधि। खोज विधि कह सकते हैं, अनुसंधान विधि कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि आप इसे कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक भी कह सकते हैं। इन सारी विधियों के नाम से आप इसे जान सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक सिर्फ किस रूप में होगा? यहाँ मार्गदर्शक के रूप में होगा, मार्गदर्शक के रूप में होगा। और बालक स्वयं किसी भी चीज को क्या करेगा? खोजेगा, और खोज करके क्या करेगा? उसके सिद्धांतों को प्रतिपादित करेगा। आगे प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट से आंसर देते रहे। लाइक और शेयर आपके रुकने नहीं चाहिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगले प्रश्न पे आ गए हैं, बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। बालकों में जिज्ञासा यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी किससे आती है? पैनल चर्चा से, दल शिक्षण से, परीक्षा प्रतिमान से, इनमें से कोई नहीं। आर्मस्ट्रांग ने दी थी, बिल्कुल आर्मस्ट्रांग ने दी थी अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि हम जिसे कह सकते हैं। फटाफट से बताएं बच्चों, यहां पर फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर दे यहां पे, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है?
किससे होता है? पैनल चर्चा से, दल शिक्षण से, प्रेक्षक प्रतिमान से, इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सी आंसर होगा, प्रेक्षक प्रतिमान, इंक्वायरी। बच्चा इसमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है और क्वेश्चन जब पूछेगा जब उसके प्रति क्या होगी? जिज्ञासा होगी। तो बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति का अगर विकास करना है तो वो हम सबसे ज्यादा किससे कर सकते हैं? प्रेक्षक प्रतिमान से कर सकते हैं। और जिसके जो प्रवर्तक है, अभी हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेके आई थी, सचमैन कह लीजिए, शकमैन कह लीजिए, कुछ भी यहां पर आप कह लीजिए इनका नाम। पैनल चर्चा के बारे में आप जानते हैं कि 1929 में ये आया था पैनल चर्चा, ठीक है। दल शिक्षण के बारे में आज जानते हैं कि ये अमेरिका के एक विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिन्होंने दल शिक्षण दिया था। फटाफट से आंसर दीजिए कि दल शिक्षण किस विश्वविद्यालय की देन है। फटाफट से आंसर दीजिए कि दल शिक्षण किस विश्वविद्यालय की देन है। फटाफट से बताएं, बहुत टाइम लगाओगे, मैं बता देती हूँ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की देन है। किसकी देन है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 1955 में, यानी कि 1955 में दल शिक्षण अमेरिका के द्वारा दिया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने दिया था 1955 में। और वॉरविक, W.V. वॉरविक ने इसके बारे में कार्य किया था। और पैनल चर्चा हमारे 1929 में आई थी, ओवर ए स्ट्रीट के द्वारा ये दिया गया था। फिर 1932 में इसका नाम हमने बदल दिया था। और प्रेक्षक प्रतिमान के बारे में आपको पता ही है कि रिचर्ड सकमैन ने इसको दिया है। एलियंस विश्वविद्यालय में इसको सबसे पहले खोजा गया था। और यहाँ पर ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। बच्चे यहाँ पर जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन, यानी खुद ही क्वेश्चन पूछ पूछ कर किस पे पहुंचते हैं? निदान पर पहुंचते हैं, यानी कि उसके सही आंसर पर पहुंचते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा? सी आंसर होगा। दल शिक्षण एक बहुत बड़ा प्रतिमान है, दल शिक्षण, और काफी इंपॉर्टेंट है। L1 का बच्चा हो, L2 का बच्चा हो, सभी बच्चों के लिए दल शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रतिमान है, ये विधि होने के साथ साथ में क्या है? ये प्रतिमान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यर्थ व टूटे फूटे उपकरणों व उपलब्ध संसाधनों से निर्मित सरल व कम मूल्य के उपकरणों को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। बताएं यहां पर आंसर क्या होगा? व्यर्थ व टूटे फूटे उपकरणों एवं उपलब्ध संसाधनों से निर्मित सरल व कम मूल्यों के उपकरणों को क्या कहा जा सकता है? पहला है दक्ष मॉडल, दूसरा है आशु रचित उपकरण, कच्ची सामग्री उपकरण, प्रेरित उपकरण। यहां पर आंसर बताएं बच्चों फटाफट से। व्यर्थ में टूटे फूटे उपकरण पड़े हैं और उनको लेकर के आपने बढ़िया सा कोई सामान बना दिया कम मूल्य का, तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे सभी विषयों की क्लासेस होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी क्लास लग रही है। कोई तकलीफ हो रही है क्या मेरी क्लास लगने से आपको? बिल्कुल इसका आंसर बी होगा, आशु रचित। आशु माने शीघ्र, जिसको शीघ्र ही बनाया जा सके। आपके घर में कोई भी व्यर्थ है, टूटे फूटे उपकरण पड़े हैं और फटाफट से आपने कोई सामान बना दिया तो उसे आशु रचित उपकरण कहा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक्चुअली किसी भी शिक्षक को, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, नमक लगे ना फिटकरी, नहीं नून लगे ना फिटकरी, रंग चोखो सो आ जाए। यही वाली स्थिति इस वाले में होती है आशु रचित में, और बढ़िया से काम चल जाता है। तो इंपॉर्टेंट सामग्री है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बालक नियम, तथ्य, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। छात्र व्यवहारिक जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। बालकों में सहानुभूति, सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। उपर्युक्त सभी। डॉक्टर लोकेश वर्मा, बहुत बहुत आभार आपका। आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर होकर के भी, सही बात है। फटाफट से बताएं बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिए। यहां पर यहां आंसर दीजिए, यहां आंसर दीजिए। 90 का आंसर पूछ रही हूं मैं, 90 का आंसर। अभी तो पता नहीं, अभी पुराने क्वेश्चनों पे अटके हुए हैं। लाइक शेयर तो आप लोग कर ही नहीं सकते। मैं थक गई, अब मैं कितना बोलूं आप लोगों से, रोज 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 रोज। हाँ बिल्कुल, ये आंसर होगा। बालक नियम, तथ्य एवं सिद्धांतों की क्या करता है? स्वयं जांच करता है। ये देखो प्रयोगशाला विधि,
लिबर्टी मेथड बहुत उपयोगी है। L1 का हो बच्चा हो, चाहे L2 का बच्चा हो, चाहे SS का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो। साइंस में भी प्रयोगशाला विधि है, SS में भी प्रयोगशाला विधि है, हिंदी में भी भाषा प्रयोगशाला विधि है। और प्रयोगशाला विधि के बारे में एडविन पैकर है, एक एडविन पैकर है बच्चों हमारे, एक एडविन पैकर है, इन एडविन पैकर ने प्रयोगशाला के लिए एक बहुत प्यारी परिभाषा दी है। उस परिभाषा को मैं जरा सा बता देती हूं। इन्होंने कहा है कि विद्युत की साज सज्जा से युक्त, विद्युत की साज सज्जा से युक्त कक्ष को किसके नाम से जाना जाता है? थैंक यू लोकेश वर्मा जी। ठीक है। विद्युत की साज सज्जा से युक्त जो कक्ष होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अब भैया जी प्रयोगशाला हो गई। अब इस प्रयोगशाला में सारी चीजें ना यहाँ पर रखी हुई हैं और इसमें बहुत सारी विद्युत से चलने वाली चीजें होती हैं और बच्चा क्या ना अलग अलग अपने क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है। अब यहाँ पर वो जाएगा, खुद जाकर के किसी भी नियम को देखेगा और नियम को जाएगा, किसी भी सिद्धांत पे कार्य करेगा और उस सिद्धांत को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। सिद्ध करके क्या करेगा? नियम का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो प्रयोगशाला जो विधि है इसमें नियम तथा सिद्धांतों की स्वयं जांच की जाती है और शिक्षक सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? मार्गदर्शन देता है कि भैया बच्चा छोटा है, बच्चे को अनुभव नहीं है, कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगी तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए? थोड़ा सा परेशान हो जाए, तो उत्साहित हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो बालक नियम तथ्य सिद्धांतों की स्वयं क्या करता है भैया? जांच करता है। और ये विधि कैसी विधि है? ये विधि कैसी है? ये बाल केंद्रित विधि है, लेकिन ये महंगी विधि है। ये कैसी विधि है? ये महंगी विधि है, क्योंकि भैया प्रयोगशाला, पैसे लगते हैं प्रयोगशाला में, इस वजह से ये महंगी विधि बैठती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्क्वायर से, साइंस से, स्टेट्सा से, साइका से। अरे ललिता बहरोड जी, अगर आपने मांगे हैं और अब सर ने कहा है, मैडम ने कहा है, आपके पास आपके नोट्स पहुंच जाएंगे भाई। टेक्निकल चीजें हैं, टाइम लगता ही है जाने आने में। लाइक शेयर करते रहिए फटाफट से और इसका आंसर दे दीजिए पहले तो। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? 10वें का आंसर बताएं फटाफट से, 10वें का आंसर बताएं। 10वें का आंसर ए है, यानी स्कायरर शब्द से विज्ञान शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब गणित के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वे प्रॉपर गणित के नहीं है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसके शामिल होता है? फटाफट से बताएं, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना कहां शामिल होता है? कहां पर शामिल होता है? दीपक शर्मा जी, क्रियाकलाप आधारित उपागम में अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास करना, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। फटाफट से आंसर बताएं, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। यहाँ पर गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में क्या क्या शामिल होता है? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के संकेतों का प्रयोग। फटाफट से आंसर बताएं बच्चों। बस साइंस के क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए ना। इसका आंसर बताएं, सवाल हल करना किसमें शामिल है? हो गए, साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं, साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका आंसर बताएं। क्रियाकलाप आधारित उपागम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस पर क्रिया एक्टिविटी हो, उन क्रियाकलापों को करने के बाद ही हम सवाल हल करने चाहें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सबसे बढ़िया है एक्टिविटी होकर के, यानी कि क्या है, खुद एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के क्रियाकलाप उपागम करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 12वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है। जो गणित है वो सीखना कठिन है, क्यों कठिन है? सबके लिए काम आएंगे, सबके लिए काम आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं कि वो सबके लिए काम आएंगे। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। इसे पढ़ाना, बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति
त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। 12वें का आंसर दीजिए फटाफट से, 12वें का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर, फटाफट से आंसर दीजिए। थैंक यू दीपक शर्मा जी, यहां पर आंसर दीजिए फटाफट से। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मूलतः अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त होती है। आप तो जानते हैं कि जो गणित है इसकी जो प्रकृति है वो कैसी अमूर्त है। ये कहां से अमूर्त यानी मूर्त से किसकी ओर चलता है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलता है। इसी वजह से इसको पढ़ाना कई बार क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, ये विद्यार्थियों को जानकारी देता है, ये विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, ये विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, ये विद्यार्थियों को समझ देता है। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल, शिक्षा की जो बैंकिंग मॉडल है वो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, फटाफट से बताएं। विद्यार्थियों को जानकारी देता है, ज्ञान देता है, कौशल विकसित करता है, ये विद्यार्थियों को समझ विकसित करता है। बैंकिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल में बताएं बच्चों, बैंकिंग मॉडल में क्या आएगा इसमें, फटाफट से आंसर बताते जाएं फटाफट से। हाँ जी, 13वें क्वेश्चन पे आ गए, 13वें पे सारे बच्चे भागे। क्या मैथ साइंस के इतने बच्चे कम है क्या, तब से तो यूं कह रहे थे कि मैम मैथ साइंस के लेके आइए, मैथ साइंस के लेके आइए, और जब मैथ साइंस के क्वेश्चन है तो बच्चे है ही नहीं उपलब्ध यहाँ पर। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, मतलब टफ क्वेश्चन जिस दिन भी आ जाते हैं ना आप लोग है ना गायब हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा चाहिए, सीधा सीधा खाने को चाहिए। टफ जहां पर आ गया ना वहीं पर कॉन्फिडेंस है ना डगमगा जाता है आप लोगों का। सही है रे, सही है। बैंकिंग जो मॉडल है, बैंकिंग मॉडल ये विद्यार्थी को सिर्फ जानकारी देता है, ज्ञान देता है, कौशल विकसित करता है, ये विद्यार्थियों को क्या कर देता है, समझ देता है। ये इसमें नहीं होगा। बैंकिंग मॉडल कभी समझ विकसित नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ जानकारी वाले मॉडल में आता है। तो इसमें जो आएगा वो डी इसका आंसर होगा यहां पर। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में सही विकसित कर सकते हैं। एल्गोरिदम है बच्चों में सही विकसित कर सकता है रटना, सूत्र, तर्क और समझ और ज्ञान। फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। वंदना शर्मा, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हम आपके घर अब नेटवर्क भी पहुंचाने आए हैं क्या, बताओ, नेट डलवा दें यहीं से ही। 14 में बताइए, 14 में बताइए, एल्गोरिदम बच्चों में सही विकसित कर सकता है रटना, सूत्र, तर्क और समझ और ज्ञान। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, यहां पर फटाफट से आंसर दीजिए। और ये सीधा सीधा खाना बंद करो, टफ क्वेश्चंस भी किया करो। बिल्कुल यहां पर आएगा सी, तर्क और समझ। एल्गोरिदम क्या होता है, ये तर्क और समझ विकसित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न भी सही है और इस तरह के प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आप रख सकते हो इसे। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, हिंदी के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, गणित के लिए। संजय सैन, थैंक यू सो मच। अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, ये किस विषय की समझ को विकसित करवाने के लिए किया जाता है, बताएं बच्चों फटाफट से। अरे L1 वाले बच्चों के लिए, L2 साइंस वाले बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी क्वेश्चन हो। फिर भी यहाँ पर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को रोज मैथ साइंस की क्वेश्चन चाहिए और आंसर भी नहीं आ रहे हैं। आपको सबको पता है L1 वाला बच्चा कम से कम मैथ्स में 12 से 13 क्वेश्चन फेस करने वाला है मैथ्स के, और L2 साइंस का बच्चा तो करेगा। फटाफट से आंसर दीजिए यहां पर। बिल्कुल गणित विषय के लिए आपको पता है अमूर्त है, इसकी विशिष्टीकरण करना होता है, उदाहरण देने होते हैं, फिर उसका व्यापकीकरण करना होता है। तो ये किसके लिए उपयोगी है, ये गणित विषय के लिए उपयोगी माना जाता है। हाँ, इसके बारे में तो आपको पता ही है भाई, कल से हम लाइव लेकर के आ रहे हैं और कल मेरी ही क्लासेस लगेंगी, नहीं मेरी लगेगी, ठीक है। और 30 दिनों के लिए है, टॉपिक वाइज MCQ है। फटाफट से आज ही रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, सुबह मिलते हैं 6 बजे, फटाफट से, है ना।
हाँ जी, ये देखिए, ये प्रश्न मेरे को ना, ये वाला क्वेश्चन मेरे को जबरदस्त क्वेश्चन लगता है, ये वाला गजब ही लगता है। बालक किस खेल में बल और दूरी के संबंध का ज्ञान कराता है? रौलेत में कराता है, गिल्ली डंडा में, गुल्ली डंडा में कराता है, और नंबर टोप में कराता है, फिरकनी जो होती है वो सांप सीढ़ी में। ये मेरे को सबसे शानदार क्वेश्चन लगा कि बल और दूरी सिखानी है, बल और दूरी। तो भैया देखो कितना शानदार मतलब प्रश्न है ये। और मैं तो कहती हूँ L2 वाले बच्चों और मेरे L1 वाले बच्चों, इस तरह के ही चीजों का प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने में। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा, कृष्णा कुमावत, ओके, आंसर दीजिए बच्चों यहां पर फटाफट से। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बल और दूरी, बल और दूरी याद करो, सबने खेला है रे, सबने खेला है। और यूं घर वाले जाने होने देते थे, आंख फूट जाएगी, आंख फूट जाएगी। सब पहुंच गए इस पे तो, गुल्ली डंडा बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि जो गांव वाले बच्चे हैं ना, और सब, और यहाँ पे सभी ना गांव के ही हैं, कोई तुम में से लंदन से नहीं आया। और ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे डंडा होता था और ऐसे ऐसे यूं मारते थे, उसमें यूं रखते थे यूं, और फिर उसको ऐसे उड़ा देते थे, ऐसे उड़ा करके। तो वो कितनी दूरी पर जाएगा, कितनी दूरी पर जाएगा ये भी। और जितना आप ऐसे यूं करते थे ना, यूं ऐसे यूं रखते थे, ऐसे उसका ऐसे यूं होती थी वो, पतली पतली, इधर से पतली, इधर से पतली, और इसे ऐसे यूं करके और यूं मार देते थे। तो उसमें क्या है, दूरी। और जैसे आप जिस तरह से बल लगा रहे हो, तो गुल्ली डंडा सबसे बहुत अच्छा खेल था, गजब का खेल था। घर वाले खेलने ना देते थे क्योंकि वो आंख फूट जाती थी। और मेरी ना नानी तो यूं कहती थी, आंख फूट जाएगी, कोई शादी ब्याह भी नहीं करेगा। इससे हमारे घर वाले तो खेल नहीं देते थे। हाँ, महाकाल के लाडो आनंद तो आता था। और एक वो भी होता था, वो ऐसे ऐसे यूं यूं, क्या कंचा वाला भी था। हाँ हाँ, लंदन से आया है ना। तो ये खेल बहुत शानदार था। 17वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों की ऊर्जा विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ाना। अब यहाँ L1 का बच्चा हो, L2 का बच्चा हो, शैक्षिक भ्रमण एक ऐसी विधि है जो सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। लाइक और शेयर आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से लाइक और शेयर करते चलिए। हाँ, आ जाओ। मैडम का एक्सपीरियंस क्यों नहीं बोलेगा? मैडम को लंदन से आई है, गांव में पैदा हुए थे हम लोग भी, वो स्टार्टिंग में गांव में ही रहे थे, ऐसे देखा था हमने सारा कुछ। फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या होगा और क्या। हाँ, लेकिन अब वो जमाने चले गए, सही बता रही हूँ। अच्छा, ये 90s के वाले बच्चे बहुत बढ़िया रहे, इन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है, सब कुछ ही देखा है इन लोगों ने। तो फटाफट से बताएं यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। अरे भैया, जैसे ही शैक्षिक भ्रमण आ जाए, शैक्षिक भ्रमण आ जाए, तुरंत के तुरंत कहां पर पहुंच जाना? प्रत्यक्ष अनुभव पर पहुंच जाना। इस शैक्षिक भ्रमण विधि के बारे में मैं आपको बताऊं कि शैक्षिक भ्रमण जो विधि है, इसके बारे में सबसे पहले कहा था किसने? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने इसके बारे में कहा। शिक्षा में जो इसका प्रयोग किया गया था वो प्रोफेसर रेने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? प्रोफेसर रेने के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर रेने के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों, क्षेत्र भ्रमण हो, शैक्षिक भ्रमण हो, पर्यटन विधि हो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहां जाते हैं और जा करके प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। अब एक ताजमहल है, आप ताजमहल को वो आजकल तो गिफ्ट वगैरह में बहुत देते हो ना, है? पागल हो तुम लोग, देते रहते हो। हाँ, अभी ताजमहल है, आपने तो फोटोज में देखा है, लेकिन आप खुद वहां जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आगरा कैसा है। आगरे में एंटर करते हुए कहाँ कहाँ बदबू आती है, फिर आगरे के आसपास वो ताजमहल का एरिया है वो कैसा कैसा है, और एक्चुअली वहां पे कौन से सीजन में जाना चाहिए, कितनी गर्मी लगती है, कितना टिकट है वहां का, और जा करके पता लगता है कि वो जो पत्थर है ना, वो जिससे आप संगमरमर का पत्थर कहते हैं, वो कैसा है। ये सारी चीजें आप वहां जाओगे ना तब प्रत्यक्ष अनुभव करके मिलेगा। अभी आप लोग उदयपुर जाइए इन दिनों में, और क्या ही शानदार वाली फीलिंग आएगी, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया चलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, साथ में समाजीकरण भी मिलता है, एडजस्ट करना भी सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है शैक्षिक भ्रमण विधि में, और कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए जाओ ना, उससे पहले योजना बना लेना कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और ये भी योजना बना लेना कि किस प्रकार, कितने प्रकार का आप
कितने प्रकार का आप भ्रमण कर सकते हैं? आपको पता है, एक होता है लघु भ्रमण, एक होता है स्थानीय भ्रमण और एक होता है आपका दीर्घ भ्रमण। स्थानीय भ्रमण 5 से 6 घंटे का होता है जो आप आसपास में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें आपका, अरे यूनिकी फ्राइड रुक जा, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। एक होता है दीर्घ भ्रमण जो 5 से 6 दिन के लिए जा सकते हैं और एक होता है लघु भ्रमण जो 1 से 2 दिन के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे आ गए। हाँ, लेकिन जाने से पहले योजना बना लेना, शिक्षण से, भ्रमण से पूर्व, भ्रमण के दौरान और भ्रमण के बाद। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है वहां पर। बिल्कुल, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। गोलाई है ना, गोलाई, ठीक है। इस गोलाई की अवधारणा, कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे विकसित होता है। किससे? विशिष्टीकरण से, अमूर्त से मूर्त की ओर, व्यापीकरण से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, यहां पर आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। ईशू बन्ना जी, सेम टू यू डियर, सेम टू यू। फटाफट से आंसर दीजिए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं तो झीलों की नगरी में आती रहती हूँ। ये देखिए गोलाई है ना, जैसे कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो गोलाई का कुछ है नहीं है। अब ये गोलाई है, ठीक है। इस गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होगी कि ये गोल गोल क्यों होता है, गोल गोल क्यों होता है। तो ये कैसे होती है? विशिष्टीकरण से होती है, उदाहरण दे दे के करेंगे, या अमूर्त से मूर्त की ओर होती है, या व्यापीकरण से होती है। इनमें से कोई नहीं होता है। बिल्कुल इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे बी ही होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। पहले हमें पता नहीं होता ये गोल गोल क्यों, लेकिन धीरे धीरे हम उसको क्या है, समझ सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा भैया मेरे? बी ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बीज गणित। जो बीज गणित सूत्र का अधिगम होता है विशिष्टीकरण से, व्यापीकरण से, अमूर्तीकरण से, या बच्चों इनमें से कोई नहीं। बीज गणित तो जानते हैं, बीज गणित के सूत्र का अधिगम कैसे होता है? विशिष्टीकरण से, व्यापीकरण से, या फिर अमूर्तीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। 19वें का आंसर दीजिए डियर फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर दीजिए। 19वें का फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे यहाँ पर। हाँ, 19वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 19वें में विशिष्टीकरण होगा। बीजगणित तो आप जानते हैं ना, इस तरह से आपकी बीजगणित इस तरह से होती है। अब उसको सूत्र को कैसे करेंगे? विशिष्टीकरण दे करके, या व्यापीकरण करके, या अमूर्तीकरण करके, या फिर निम्न में से कोई नहीं। 19वें का आंसर दीजिए। बिल्कुल 19वें का आंसर यहां पर क्या होगा? अमूर्तीकरण करके। क्या करके? अमूर्तीकरण करके इसका आंसर होगा यहां पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे कौन सा क्रम है जिससे बच्चों में गणितीय विचार को विकसित कर सकते हैं? चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं। ये प्रश्न अच्छा है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वीआईपी प्रश्न है। संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत और चित्र। 20वें का आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नहीं मेरे पास ज्यादा, पहले बताते, अब तो नहीं लूंगी मैं, इतने क्वेश्चन है। सनी आ रहे, फटाफट से आंसर बताएं बच्चों। यहां पर क्या होगा? 20 रुपए। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। कौन से क्रम में? 20वें का आंसर दीजिए। 20वें का आंसर दीजिए। L1 L2 सारे बच्चों के लिए है, ये सारे बच्चों के लिए उपयोगी है ये। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, यहां पे फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा? ठोस वस्तुएं आएगा पहले, तो फिर संकेत आएंगे, और लास्ट में क्या आएंगे? उसके चित्र आएंगे। ठीक है, नहीं, यहां पर बच्चों आंसर सी होगा। पहले ठोस वस्तुएं होंगी, फिर चित्र होंगे, और उसके बाद में क्या बताए जाएंगे? संकेतों के माध्यम से बताया जाएगा। ये तो आपको पता ही है बच्चों। रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए मैम के लिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। टिंचू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। टिंचू जो है
जबकि सावित्री चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ये खाली जगह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। फटाफट से बताएं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से बताइए। टिंचू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि सावित्री चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं ना, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो बताइए बच्चों, ये कौन से सिद्धांत की ओर आकर्षित कर रहा है, कौन से सिद्धांत की बात चल रही है यहाँ पर? सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर, अंतः संबंध की ओर, या व्यक्ति की भिन्नताओं की ओर बात चल रही है? ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चों। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तो हमारी चर्चा है और एक हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग को कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जो डैडी जी हैं ना बच्चों, वो है ऑसबर्न। कौन है बच्चों? इसके जो पापा जी हैं वो है ऑसबर्न। ऑसबर्न ने मस्तिष्क उद्वेलन विधि दी थी। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि से तात्पर्य है, अगर मैं एक देसी भाषा में आपको समझाऊं ना, देसी भाषा में जैसे कि मैं कहूँ आपके हाथ में क्या है? पत्थर है, और जिसे किसी को पत्थर मार दीजिए किसी की खोपड़ी में, और खोपड़ी में जैसे आप पत्थर मारोगे ना, उसकी खोपड़ी में दर्द के मारे, उस पीड़ा के मारे ना, मतलब बहुत बुरी तरह से पेन होने लगेगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसी समस्या डाली जाती है ना, उसके ऐसी समस्या डाली जाती है कि उसके दिमाग में हलचल हो जाती है। क्या हो जाती है? हलचल हो जाती है। तो हलचल जो हो जाती है तो टिंचू तो क्या करती है? रट्टा मारती है, ठीक है। और जबकि सावित्री क्या करती है कि किसी भी चीज को सोच कर समझ करके, अब मस्तिष्क उद्वेलन विधि में जो मैं समझाने वाली हूं वो चीज याद रखना। एक तो उसको आपको ऑसबर्न भी तो याद रखना ही है, ऊपर से आप यहां पर एक बात चीज और याद रखना कि इस विधि में कभी भी क्या नहीं उड़ाया जाता? मजाक नहीं उड़ाया जाता बच्चे का। क्योंकि अगर आपने बच्चे का क्या कर दिया? मजाक उड़ा दिया। कोई भी बच्चा अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है और विचार प्रस्तुत करते आपने उसका क्या उड़ा दिया? मजाक उड़ा दिया। अरे भाई साहब, वो कभी भी अपने विचारों को फिर नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाएंगे तो फिर उसके जो विचार है ना, वो विचार रुक जाएंगे। इसीलिए इसमें एक मूर्खतम विचार होता है, एक तो इसमें सबसे मूर्खतम विचार होता है और एक इसमें सर्वोत्तम विचार होता है। और इस विधि की सबसे बड़ी बात है कि जो मूर्खतम है ना, इस मूर्खतम को ही अपने शब्दों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने माइंड ऑफ गेम्स के द्वारा इसको भी क्या बनाया जाता है? सफल विचार बनाया जाता है। तो ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, MNC होती हैं, वहां सभी बच्चे जब जो भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है कि मान लीजिए कि कभी बहुत बुरी स्थिति में आप लोग फंस जाओ। हाँ, सभी विचारों को इसमें अहमियत दी जाती है, चाहे उसमें बेकार विचार हो चाहे अच्छा विचार हो। बेकार विचार दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि यूं कहेंगे ना इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, नहीं, उसको भी सफल बनाने की कोशिश की जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि से। और बहुत शानदार विधि है और एक जीवन भर काम आने वाली विधि है। आप जिंदगी के किसी भी उसमें जाइएगा तब भी आपको ये सब काम आने वाली है। 20वें क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें कहा कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो गणितीय विचार कैसे? देखो, इसमें सबसे पहले तो बच्चों के साथ ठोस वस्तु रखी जाती है कि जैसे कि ये बोतल है तो बोतल है। आपको पता ही है ना, आपने जीन प्याजे की अवस्थाएं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? वहां आपको पता ही है, वो सारा का सारा बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे के, क्योंकि छोटा बच्चा सबसे पहले ठोस वस्तु को देखता है, ठोस वस्तु के बाद में उसके सामने चित्र रखे जाते हैं कि जैसे कि ये देख लीजिए कि भाई ये, जैसे मान लीजिए ये चित्र है, ये आयत का चित्र है, ये किसी का भी चित्र है, ये सारा बता देंगे। उसके बाद में बच्चों क्या है? संकेत बताए जाते हैं। संकेतों के माध्यम से बताया जाता है कि ये इसका संकेत है, ये इसका संकेत है। इसी वजह से इसमें आंसर सी होगा। मैंने समझा दिया। पहले बच्चे ठोस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में चित्र को दिखाते हैं, चित्र, और चित्र के बाद में बच्चे कहाँ? संकेतों की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। जो पौधे होते हैं, इन
इन पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, आवश्यक है पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। फटाफट से बताएं बच्चों यहां पर, फटाफट से बताएं बच्चों यहां पर, फटाफट से बताएं। कौशल, बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ ही नहीं, बस इतनी सी है इसमें। हाँ, फटाफट से बताएं यहां पर। पौधों के विभिन्न भाग, आप पौधा है, कोई भी पौधा है, और इस पौधे के आप विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके बताएंगे, या पौधे का अवलोकन करके बताएंगे, कि भैया श्यामपट्ट पे ले जाएंगे, या पौधे का चित्र दिखाएंगे। फटाफट से बताएं बच्चों यहां पर क्या आंसर होगा, आंसर दीजिए फटाफट से। आंसर क्या होगा यहां पर? हाँ जी, बिल्कुल, पौधे का क्या करवाएंगे, अवलोकन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अवलोकन करवाएंगे। आपको पता है प्रत्यक्ष अनुभव दुनिया का सबसे शानदार अनुभव होता है। एक तो होता है चित्र में देखना, चित्र में देखने में थोड़ी आनंद आता है, हैं? अरे पौधे हैं, पौधे को दिखा दीजिए, और जब पौधे को दिखा देंगे तो विभिन्न भाग है, भाई तना क्या है, पत्ती क्या है, ये सारी चीज बच्चा आराम से प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से देख सकता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। जो पर्यावरण है ये जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है पर्यवेक्षण, अध्ययन से, शैक्षिक पर्यटन से, संचार माध्यमों से, योजना विधि के माध्यम से। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। जो पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान किससे होता है? पर्यवेक्षण अध्ययन विधि से, शैक्षिक पर्यटन विधि से, संचार माध्यमों से, योजना विधि के माध्यम से। आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर दीजिए। यहां पर 23वें का आंसर क्या होगा? सर नहीं है, फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ जी 23 में क्या होगा? 23 में बिल्कुल बी आंसर होगा, शैक्षिक पर्यटन विधि से। आप देखो जागरूकता की बात चल रही है, अवेयरनेस की बात चल रही है, तो भैया भ्रमण कीजिए, बताइए, शैक्षिक पर्यटन पे जाइए, भ्रमण यात्राओं पे जाइए, और शुद्ध ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब प्रत्यक्ष रूप से आप किसी भी चीज को देखोगे। जब तक आप मंसूरी जाओगे नहीं तो आपको प्रकृति का मजा, आप होती क्या है, नेचर होता क्या है, शिमला देखोगे नहीं ना तब तक पता ही नहीं चलेगा। साउथ में जब तक जाओगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। एक्चुअली कभी आप नेचर को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं भैया ईवीएस के हमारे वातावरण के आसपास के वातावरण के प्रति लोगों का जो है जागरूकता है, तो भैया उसके लिए शैक्षिक भ्रमण करना पड़ेगा, देश के हर चीज को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कहां कहां हम देश के साथ में, अपने देश के साथ में अन्याय कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर की बात चल रही है रे भैया, प्राथमिक स्तर की कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं बच्चों, प्राथमिक स्तर पर। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या फिर वाद विवाद विधि। फटाफट से आंसर दे दीजिए। 24वें में आंसर क्या होगा? ये तो अब आपके ईवीएस वाला चल रहा है, ईवीएस वाला प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सबके लिए उपयोगी हैं। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों कौन सी? कहानी विधि। आपको तो पता है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आपको इतिहास पढ़ाना है, अगर आपको इतिहास पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो भैया मेरे कहानी विधि से बढ़िया कोई विधि हो ही नहीं सकती। कहानी विधि के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है प्राचीन समय से, पुराने समय से हमारी यह कहानी एक विशेष रूप लिए हुए है, और कहानी के माध्यम से कोई भी कठिन है, कोई भी कठिन सामग्री है, आप उसे सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। कितनी भी कठिन सामग्री आप उसे सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि छोटे बच्चे कहानियों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है कहानी सुनना, और उसके प्रति वो क्या होते हैं? आकर्षित भी होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पे भैया जो सबसे प्रभावशाली विधि रहेगी वो कौन सी विधि रहेगी? कहानी विधि रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ईवीएस में आप गृह कार्य दे रहे हैं तो वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, और समय का सदुपयोग। फटाफट से बताएं बच्चों यहां पर। उदयवीर जी कोई बात नहीं है, आप बाद में देख लीजिएगा, अब तो क्लास तो निकल गई।
प्रियंका शर्मा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है निधि शर्मा। और कुछ जानना हो तो बता दो, फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं बच्चों। यहां पर क्या होगा? कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना रिपीट में। 25 का क्या होगा? ईवीएस में अच्छे ग्रह कार्य को मुक्त है किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी प्रश्न है। बताए यहाँ पर आंसर क्या होगा? मुझसे कोई कुछ बोलना चाहता था, बोल ले भाई, क्या बोलना चाहता है मेरे से? बोल लीजिए क्या बोलना चाहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। यहाँ पर विस्तारित अधिगम और विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, इस तरह का गृह कार्य होना चाहिए जो अधिगम के लिए क्या देता हो? चुनौतियां देता हो। तो ये यहाँ पर 25वां आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। हालांकि अगर आप बात करें तो बच्चों, वैसे देखा जाए ना, वैसे देखा जाए तो वैसे गृह कार्य जब भी आता है तो ऑलमोस्ट कई बार क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बच्चे अपने अपने ज्ञान को ज्यादा बढ़ा सकें, इसका प्रयोग करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैम 21 को समझा दो, तो देखते हैं 21 कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन है 21? अरे ये वाला क्वेश्चन समझा। अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया था क्या हमने? ओ माय गॉड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया जिन्होंने भी पूछा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल दियोल कुमारी, क्या नाम है आपका जो भी है, इसमें आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नताएं। भैया टिंचू कैसी है? टिंचू को रटने में आनंद आता है, जबकि सावित्री को क्या आता है? सोच समझ कर पढ़ने में क्या आता है? आनंद आता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? उन दोनों की क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है कि भैया नियम देकर के उदाहरण देने का मतलब है। निरंतरता नहीं, निरंतरता कोई मतलब नहीं है। अंतर संबंध नहीं, इन दोनों में कोई भी अंतर संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें होगा वैयक्तिक भिन्नता। इसका आंसर क्या होगा? वैयक्तिक भिन्नता इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये आज हमारी क्लास थी। एक बच्चा कह रहा है, कोई नहीं, आज की क्लास को खत्म करते हैं। आप कल ऐप पे तो आप आ ही रहे हो, हिंदी वाले सर शायद नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करने दो। तुम लोग तो अपने पे रहो, अपने पे विश्वास रखो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और ये दुनिया भर की अटरम सटरम की बातें खत्म करो। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलती हूँ सुबह आप लोगों से, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में और बहुत सारे विवरण के साथ में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर करते रहिएगा और मिलती हूँ कल मैं आपसे। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए निधि की विधियाँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलती हूँ सुबह। विद्यार्थियों, रीट में अपनी नौकरी पक्की करने के लिए 15 से 17 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन करवाइए वीजे एजुकेशन ऐप पर, जहां रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के संपूर्ण कोर्स के लिए लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है 18 अगस्त से। बैच का नाम है फाइनल रिवीजन विद एमसीक्यू, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के पहले व्याख्या की जाएगी, फिर उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को धुआंधार तरीके से हल करवाया जाएगा और संपूर्ण कोर्स को 180 घंटे में पूरा किया जाएगा। और उसके बाद यही कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस में तब्दील होकर आपके पास परीक्षा तक रहेगा। तो याद रखिए, 18 अगस्त से प्रारंभ होने वाले बैच का रजिस्ट्रेशन केवल 3 दिन ही होगा, 15, 16, 17 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9587305306 और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप। धन्यवाद।